नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जिसका नाम आप रोज अपने मोबाइल में देखते हैं, लेकिन शायद उसकी शुरुआत आपने कभी महसूस नहीं की। इस कहानी का नाम है जोमैटो। आज जोमैटो एक क्लिक पर आपके घर तक खाना पहुंचा देता है, लेकिन इसकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस, किसी करोड़ों की फंडिंग या किसी बड़े सपने से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक साधारण सी भूख से। साल था 2008। जगह दिल्ली एनसीआर। एक कॉरपोरेट ऑफिस जहां फाइलें चलती थीं, मीटिंग्स होती थीं और करियर बनते थे। उसी ऑफिस में एक नौजवान काम करता था। नाम दीपिंदर गोयल। आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वह बेन एंड कंपनी जैसी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी कर रहा था। अच्छी सैलरी, सुरक्षित नौकरी और आरामदायक भविष्य। लेकिन कहानी लंच टाइम में बदल गई। जब भी ऑफिस में खाना ऑर्डर करने की बात होती तो एक अजीब सी परेशानी सामने आती। किसी के पास रेस्टोरेंट का मेन्यू होता, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। कोई पूछता, यह रेस्टोरेंट अच्छा है क्या? कोई कहता, रेट ज्यादा तो नहीं? किसी को फोन नंबर ही नहीं मिलता। हर दिन वही कंफ्यूजन, हर दिन वही परेशानी। और उसी पल दीपिंदर के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ। अगर सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू एक ही जगह मिल जाए तो क्या होगा? सवाल छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। दीपिंदर ने नौकरी तुरंत नहीं छोड़ी। पहले सोचा, समझा और लिखा। फिर एक दिन उसने खुद ही रेस्टोरेंट से मेन्यू इकट्ठा करने शुरू किए। ना कोई टीम थी, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई गारंटी। बस एक कंप्यूटर और एक आइडिया। उस वेबसाइट का नाम रखा गया फूडीबे। फूडीबे का काम बहुत साधारण था। रेस्टोरेंट का मेन्यू स्कैन करना और वेबसाइट पर डाल देना। आज यह छोटा लगता है, लेकिन उस समय यह एक नई सोच थी। धीरे धीरे लोग वेबसाइट पर आने लगे। ऑफिस से, घर से, इंटरनेट कैफे से। फूडीबे चलने लगा, लेकिन दीपिंदर समझ चुका था कि अगर इस आइडिया को दुनिया तक ले जाना है तो नाम बदलना पड़ेगा। फूडीबे भारत के बाहर नहीं चलेगा। दुनिया को चाहिए था एक ऐसा नाम जो छोटा हो, याद रहने वाला हो और यूनिक हो। और यहीं से फूडीबे बन गया ज़ोमाटो। एक ऐसा नाम जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो आगे चलकर खुद एक पहचान बनने वाला था। नाम बदला, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। पैसा नहीं था, लोग भरोसा नहीं करते थे। कई लोग कहते थे, मेन्यू दिखाने से कौन सा बिजनेस बनता है। कई रातें सोचते सोचते कट जाती थीं। लेकिन हर बार एक ही बात दीपिंदर को रोक लेती थी। समस्या असली है तो समाधान भी जिंदा रहेगा। और यही जिद ज़ोमाटो को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि जब सपना बड़ा होता है तो रास्ता आसान नहीं होता। ज़ोमाटो की असली लड़ाई अगले हिस्से में शुरू होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी आइडिया को जिंदा रखने के लिए सिर्फ जुनून नहीं, पैसे की भी जरूरत होती है। ज़ोमाटो का नाम बदल चुका था। लोग वेबसाइट पर आने लगे थे, लेकिन कमाई अब भी शून्य थी। बिना पैसे के बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, और बिना भरोसे के पैसा नहीं आता। दीपिंदर गोयल एक के बाद एक इन्वेस्टर्स से मिलने लगा। हर मीटिंग में वही सवाल दोहराया जाता, आप कमाते कैसे हो? और जवाब सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता। अभी तो हम सिर्फ रेस्टोरेंट के मेन्यू और जानकारी दिखाते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते, कुछ लोग चुप हो जाते और कुछ लोग सीधे मना कर देते। कई मीटिंग्स एक ही लाइन पर खत्म हो जाती, आइडिया अच्छा है लेकिन बिजनेस नहीं दिखता। रिजेक्शन अब रोज की आदत बन चुका था। लेकिन दीपिंदर हर मना के बाद एक बात और मजबूत करता गया। अगर लोग बार बार वेबसाइट पर लौट रहे हैं तो इसका मतलब समस्या असली है, और असली समस्या का समाधान एक दिन पैसा जरूर बनाएगा। टीम बहुत छोटी थी, काम बहुत ज्यादा और नींद बहुत कम। कभी खुद रेस्टोरेंट के चक्कर काटना, कभी खुद डेटा अपडेट करना। दिन में नौकरी, रात में जोमैटो। इसी बीच एक कंपनी ने जोमैटो को गौर से देखा। नाम था इन्फो एज। वही कंपनी जिसके पास नौकरी.com जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म था। इन्फो एज ने देखा कि लोग सिर्फ जोमैटो पर आ नहीं रहे, वापस भी आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि यह सिर्फ वेबसाइट नहीं, धीरे धीरे एक आदत बन रही है। और उसी भरोसे पर इन्फो एज ने जोमाटो में निवेश किया। यह सिर्फ फंडिंग नहीं थी, यह एक सर्टिफिकेट था कि यह आइडिया जिंदा रहने लायक है। पैसा आने के बाद टीम बढ़ी, टेक्नोलॉजी सुधरी
और सपने और बड़े हो गए। अब ज़ोमाटो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। एक शहर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रेस्टोरेंट्स बढ़ने लगे, यूजर्स बढ़ने लगे, लेकिन जितनी तेज ग्रोथ होती है, उतनी ही तेज मुश्किलें भी आती हैं। गलत मेन्यू, गलत रेट, गलत जानकारी, हर शिकायत सीधे ज़ोमाटो पर आती और दीपिंदर हर गलती अपने ऊपर लेता था, क्योंकि उसे पता था, अगर भरोसा टूटा तो सब खत्म। इसी दौरान ज़ोमैटो ने एक बड़ा फैसला लिया। अब सिर्फ मेन्यू नहीं, अब लोग रेस्टोरेंट को रेटिंग देंगे, रिव्यू लिखेंगे। ये फैसला रेस्टोरेंट्स को नाराज कर सकता था, लेकिन ज़ोमैटो ने एक तरफ चुनी, यूजर की। धीरे धीरे ज़ोमैटो एक वेबसाइट नहीं, एक प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन कहानी अब भी आसान नहीं थी, क्योंकि बाजार में एक नई ताकत एंट्री ले चुकी थी। एक ऐसा नाम जो ज़ोमाटो को सीधी टक्कर देने वाला था। और यहीं से शुरू होने वाली थी सबसे बड़ी लड़ाई, ज़ोमाटो वर्सेस स्विगी। यह सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं थी, यह दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ ज़ोमैटो था, जो सालों से लोगों को रेस्टोरेंट खोजने में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ स्विगी, जो एक साफ वादा लेकर आया था, खाना ढूंढो मत, खाना मंगाओ। स्विगी ने सीधे डिलीवरी पर फोकस किया। तेज डिलीवरी, खुद का डिलीवरी नेटवर्क और भारी डिस्काउंट। ज़ोमैटो के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह सिर्फ रिव्यू और मेन्यू तक सीमित रहे, या फिर डिलीवरी की दुनिया में उतरे। यह फैसला आसान नहीं था। डिलीवरी का मतलब था भारी खर्च, डिलीवरी बॉय, लॉजिस्टिक्स और लगातार नुकसान। लेकिन अगर ज़ोमैटो डिलीवरी में नहीं उतरता तो वह पीछे छूट जाता। और ज़ोमैटो ने जो रास्ता चुना वह सबसे कठिन था। डिलीवरी, शुरुआत में सब कुछ गड़बड़ था। लेट डिलीवरी, गलत ऑर्डर, कस्टमर का गुस्सा। हर गलती सीधे सोशल मीडिया पर जाती और हर गुस्सा ज़ोमैटो के नाम पर आता। डिस्काउंट की होड़ शुरू हो चुकी थी। एक ऐप 50% ऑफ देता, दूसरा 60% ऑफ। खाना सस्ता होता गया, लेकिन कंपनियां और ज्यादा घाटे में जाती गईं। हर ऑन ऑर्डर पर नुकसान, लेकिन ऑन ऑर्डर रोकना मौत के बराबर था, क्योंकि जो ऐप फोन से हट गया वह दिमाग से भी हट गया। ज़ोमैटो दिन रात ग्रोथ के पीछे भाग रहा था, नए शहर, नए यूजर, नई डील्स, लेकिन अंदर से नुकसान बढ़ता जा रहा था। कई बार ऐसा लगा कि शायद यह फैसला गलत था। कई रातें ऐसी गुजरीं जब सवाल सिर्फ एक था, क्या ज़ोमैटो यह लड़ाई जीत पाएगा? इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया। ज़ोमैटो ने कुछ बिजनेस बंद कर दिए, कुछ प्रोजेक्ट रोक दिए, क्योंकि हर लड़ाई एक साथ नहीं लड़ी जा सकती। टीम पर दबाव बढ़ा, वर्कलोड बढ़ा और आलोचना भी। कुछ लोग ज़ोमैटो को फेल कहने लगे, लेकिन ज़ोमैटो अब पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि जिसने इतना सह लिया हो वह आधे रास्ते नहीं रुकता। इसी संघर्ष के बीच ज़ोमैटो ने खुद को फिर से तैयार किया। कम डिस्काउंट, ज्यादा कंट्रोल, बेहतर टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे डिलीवरी सुधरने लगी, ऑन ऑर्डर बढ़ने लगे, लेकिन घाटा अब भी खत्म नहीं हुआ था। और तभी एक ऐसा समय आया जिसने पूरी दुनिया रोक दी। सड़कें खाली हो गईं, रेस्टोरेंट बंद हो गए, और ज़ोमैटो के सामने अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी हो गई। एक ऐसी परीक्षा जिसे दुनिया कोविड-19 के नाम से जानती है। कोविड, एक ऐसा शब्द जिसने पूरी दुनिया को एक पल में रोक दिया। सड़कें खाली हो गईं, रेस्टोरेंट बंद हो गए, और लोग घरों में कैद हो गए। ज़ोमैटो का पूरा बिजनेस रेस्टोरेंट्स पर टिका था, और जब रेस्टोरेंट बंद हुए तो ऑर्डर भी लगभग खत्म हो गए। डिलीवरी बॉय सड़क पर नहीं थे, यूजर ऑर्डर नहीं कर रहे थे। हर दिन नुकसान बढ़ता जा रहा था। वह नुकसान जो पहले संभलता लग रहा था, अब डूबने लगा था। ज़ोमैटो के सामने एक सच्चाई खड़ी थी। अगर अभी कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो यह कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और फिर वह फैसला लिया गया जिससे हर कोई डरता है, छंटनी। हजारों कर्मचारियों को कंपनी छोड़नी पड़ी। कोई सपना लेकर आया था, कोई भरोसा लेकर। और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। सोशल मीडिया गुस्से से भर गया। लोग बोले, ज़ोमैटो अमानवीय है, कंपनी को शर्म आनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। अगर कंपनी खुद नहीं बचती तो किसी को नौकरी नहीं मिलती। दीपिंदर गोयल इस फैसले से टूट चुका था, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। ज़ोमैटो ने खुद को बदलना शुरू किया। नया फोकस, नया मॉडल, नया रास्ता। अब सिर्फ डिलीवरी पर नहीं, अब सर्वाइवल पर। ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट्स के साथ नए तरीके से काम किया। कम मार्जिन, ज्यादा सपोर्ट। डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सेफ्टी, इंश्योरेंस और सपोर्ट।
धीरे धीरे ऑर्डर लौटने लगे। लोग फिर से खाना ऑर्डर करने लगे। और उसी बीच जोमाटो ने एक और बड़ा कदम उठाया। एक ऐसा कदम जो भविष्य बदलने वाला था। जोमाटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया। अब सिर्फ खाना नहीं, अब ग्रोसरी भी। यह एक रिस्क था, लेकिन रिस्क ही जोमाटो की आदत बन चुका था। धीरे धीरे कंपनी फिर से खड़ी होने लगी। नुकसान अब भी था, लेकिन दिशा साफ हो चुकी थी। और तभी एक नया सपना फिर से दिखने लगा। एक सपना जो हर स्टार्टअप देखता है, आईपीओ। लेकिन आईपीओ तक पहुंचने से पहले एक आखिरी परीक्षा अब भी बाकी थी। वह परीक्षा जो तय करने वाली थी कि जोमाटो इतिहास बनेगा या सिर्फ एक कोशिश। आईपीओ, 3 अक्षर, लेकिन हर स्टार्टअप के लिए सालों की तपस्या। जोमाटो के लिए यह सिर्फ पैसा जुटाने का रास्ता नहीं था। यह सबूत था कि जिस कंपनी को कभी लोग मेन्यू दिखाने वाली वेबसाइट कहते थे, वह अब देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में गिनी जा रही थी। साल 2021, जोमाटो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। लोगों ने भरोसा दिखाया। शेयर सब्सक्राइब हुए। नाम खबरों में छा गया। दीप इंदर गोयल, एक इंजीनियर से बिलियनियर बनने की सुर्खियों में आ गए। लेकिन जीत इतनी आसान नहीं थी। आईपीओ के बाद भी नुकसान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शेयर ऊपर गए, फिर नीचे आए। लोग सवाल करने लगे, क्या जोमाटो वाकई प्रॉफिट कमा पाएगा? और यह सवाल गलत नहीं था, क्योंकि जोमाटो अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं था। अब वह पब्लिक कंपनी थी। हर गलती अब करोड़ों लोगों की नजर में थी। हर फैसला अब बाजार तौलता था। जोमाटो ने धीरे धीरे अपनी सोच बदली। अब सिर्फ ग्रोथ नहीं, अब प्रॉफिटेबिलिटी, खर्च पर कंट्रोल, डिस्काउंट कम, टेक्नोलॉजी मजबूत। ब्लिंकिट को तेजी से इंटीग्रेट किया गया। कई फैसले लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन जरूरी थे, क्योंकि अब जोमाटो को सिर्फ दौड़ना नहीं था, अब जिंदा रहना था। आज जोमाटो करोड़ों ऑर्डर संभालता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है, रेस्टोरेंट्स को ग्राहक देता है, और यूजर को सुविधा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच अब भी वही है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बिजनेस में असली जीत कभी अंतिम नहीं होती। आज जोमाटो जहां खड़ा है, वह कल बदल सकता है। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। एक भूखे दिमाग से शुरू हुई यात्रा आज भी भूखी है। नए आइडिया की, नए मौके की, नए कल की। और शायद यही भूख जोमाटो को जिंदा रखे हुए है। कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असली कहानियां कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको जोमेटो की यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक आम इंसान के बड़े सपने की कहानी लगी हो, अगर आपको यह महसूस हुआ हो कि कैसे एक छोटी सी समस्या पूरी दुनिया बदल सकती है, तो सोचिए, ऐसी कितनी कहानियां आज भी हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। इन्हीं कहानियों को आवाज देने के लिए यह चैनल बना है, ऋषिका डायरीज ऑडियो बुक चैनल। यहाँ आपको मिलेंगी स्टार्टअप्स की सच्ची कहानियां, संघर्ष से जीत तक की यात्राएं, और ऐसी ऑटोबायोग्राफीज जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जोमाटो जैसी और भी रियल, ईमानदार और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाता है। इस कहानी को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो आज संघर्ष में हैं, जो आज हारे हुए महसूस करते हैं। और अगर आपने अभी तक ऋषि का डायरीज ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी किसी कंपनी की नहीं, शायद आपकी जैसी ही किसी जिंदगी की हो।